पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बेसिकली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, ठीक है, इन अ गिवन एरिया एंड गिवन टाइम, वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस रूप में यूज कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो यूज इट, मतलब इसके लिए जो टर्म यूज करा जाता है उसको हम पॉपुलेशन साइज भी कह देते हैं, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में ये वाला जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आप देखिए यहाँ पर किस किस का जिक्र हो रखा है? साइबेरियन क्रेन का जिक्र हो रखा है जो भरतपुर से आती है, इनका नंबर काफी कम होता है। फिर दे रखा है किसका? क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड का। तो उसने बोला है पॉपुलेशन साइज जो है टेक्निकली इसको हम क्या कह देते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम क्या करते हैं? डेजिग्नेट करा जाता है बाय एन। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने बता दिया क्या है, इसको रफली हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन साइज। तो ये कितने से कितने तक हो सकता है? हम ये कह सकते हैं कितने से कितने तक हो सकता है ये हो सकता है फ्यू साइबेरियन क्रेन्स, फ्यू साइबेरियन क्रेन से लेकर मिलियंस ऑफ 2 millions ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। फ्यू में उसने बोला है लेस देन 10 तक हो सकती है ना। तो नंबर में अगर हम बोलें तो वैसे तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ द नंबर, है ना, काउंट करके अपन फाइंड आउट करेंगे। तो वो कह रहा है भाई इसकी संख्या तो बहुत ज्यादा, कम से कम 10 से कम भी हो सकती है साइबेरियन क्रेन्स, और मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास भी हो सकते हैं। फिर उसने सेकंड एग्जांपल जो दिया है, तो ये वाला कंसेप्ट तो हो गया अपना। सेकंड जो उसने एग्जांपल दिया है वो दिया है एक बनियान ट्री का 200 पार्थेनियम प्लांट से कंपैरिजन में। उसने कहा एक सपोज दिया गया एरिया है, इस एरिया के अंदर एक बड़ा सा बनियान ट्री है, बहुत ह्यूज बनियान ट्री है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसकी कैनोपी बहुत बड़ी है। कैनोपी का मतलब क्या होता है? उसकी रूफ, जो ट्री का ऊपर छत वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी कैनोपी, ठीक है। और उसी एरिया में क्या दिए हुए हैं? एक उसी एरिया के एक पोर्शन में क्या दे रखे हैं? 200 पार्थेनियम प्लांट। अब आप किसकी डेंसिटी ज्यादा कहोगे बताओ तो? पार्थेनियम प्लांट की। पार्थेनियम प्लांट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर, ठीक है। नंबर। 1 बनियान ट्री वर्सेस 200 पार्थेनियम प्लांट्स। लेकिन पार्थेनियम प्लांट्स क्या होते हैं अपन जानते हैं, ये क्या है? कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास कैसे आया था? एज अ कंटेमिनेंट ऑफ व्हीट इन इंडिया, याद है? बताया था मैंने, व्हीट्स के उसमें पढ़ा था अपन ने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में पोलन एलर्जी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पार्थेनियम है ये वीड्स है, तो बहुत बड़े प्लांट्स नहीं है। तो अगर एक छोटे से एरिया में भी अगर मैं कहूँ तो 200 प्लांट्स आराम से उग सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता, यहाँ पर क्या मैटर करता है? यहाँ पर मैटर करता है बायोमास, ठीक है। तो इस केस में वो बोलता है कि भाई आप ह्यूज बनियान ट्री का जो बायोमास है, उसका जो ह्यूज कवरेज एरिया है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बनियान ट्री क्या कहता है? डोंट अंडर एस्टिमेट माई पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कंसिडरेशन में लेंगे? यहाँ पर अपन कंसिडरेशन में लेते हैं बच्चे बायोमास या कवरेज एरिया। तो कवरेज एरिया किसका ज्यादा रहेगा बेटा? बनियान ट्री का, ठीक है। तो इस पॉइंट में अपन क्या कंसिडरेशन, वो कहता है हमेशा काउंटिंग नहीं करनी है, और भी बेसिस होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस केस में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? एक बनियान ट्री की। पार्थेनियम प्लांट्स तो बहुत छोटे से एक सीमित एरिया में भी आपको 200 पार्थेनियम प्लांट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो बनियान ट्री है वो क्या है? उसकी कैनोपी भी बड़ी है, बहुत बड़े कवरेज एरिया में फैला हुआ है। प्लस अगर आप 200 पार्थेनियम प्लांट से भी अगर एक बनियान ट्री को कंपेयर करोगे तो बायोमास भी बनियान ट्री का ही क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। अब उसने किसकी बात करी है? बैक्टीरिया इन द कल्चर मीडियम। बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम की अगर हम बात करें तो वो बोलता है कि एक दिए गए कल्चर मीडियम में अगर हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, अब मैंने बोला चलो जी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो अब बैक्टीरिया की, तो तुम क्या एक एक बैक्टीरिया काउंट करने बैठोगे? वो तो माइक्रोब है, फिर तो हो गए काम, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वी कैन काउंट इवन अ सिंगल, एक एक की काउंटिंग करने बैठोगे आप। तो इस केस में भी क्या होता है, हालांकि बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें भी जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो आप इसके बायोमास से ही आप इसकी क्या निकालेंगे? पॉपुलेशन
डेंसिटी। तो यहाँ पर भी आप कौन सा मेथड यूज करोगे? बायोमास। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। अब याद है तुम्हें एब्सोल्यूट और रिलेटिव अपन ने कहीं और भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बता सकते हैं? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन ने ग्रोथ में पढ़ा था। ग्रोथ का होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, राइट? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। अब जैसे अभी पहले वाली बात करी तो यहाँ पर हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी तो आप काउंटिंग से निकाल रहे हो, है ना? एग्जैक्ट काउंटिंग होनी चाहिए। एक होती है रिलेटिव। अब उसने बोला जैसे कि एक पॉन्ड है, अब इस पॉन्ड के अंदर कितनी फिशेस हैं, या एक लेक है इसके अंदर कितनी फिश हैं, तो आप अलग से पानी में डुबकी मार के तो फिश काउंट करने नहीं बैठोगे, और करने भी बैठोगे तो भी आप पूरी तो ढंग से काउंट नहीं कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पर एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में भी एक्चुअल काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इस केस में वो कहता है कि सपोज एक पॉन्ड के अंदर अगर फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो अपन क्या चीज कंसिडरेशन में लेते हैं? हम कंसिडरेशन में लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या लेते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, कंपैरेटिव डेंसिटी ले लिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे फिशरमैन ने 3 बार उस लेक के अंदर क्या डाला? ट्रैप डाला, जाल डाला उसने 3 बार। तो उसमें सपोज एक बार 10 आई, दूसरी बार 7 आई, तीसरी बार 6 आई। ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। तो हम उसको क्या मानेंगे? दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव डेंसिटी। अंडरस्टूड? तो हम उसी के फिश कॉट पर ट्रैप इन अ पॉन्ड, उस हिसाब से हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को कंसिडरेशन में लेंगे। कौन से केस में? इन केस ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इन अ। क्लियर है बच्चे? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम इसके बाद आता है इनडायरेक्ट काउंटिंग। इनडायरेक्ट काउंटिंग कहाँ होती है? जो नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, वहां पर इनडायरेक्ट काउंटिंग होती है। इनडायरेक्ट काउंटिंग में वो अब ऐसे थोड़ी बोलेगा भाई कि चलो आ जाओ सारे टाइगर लाइन से खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी काउंटिंग होगी, हमें सेंसस करना है। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? अपन ही नहीं रहेंगे नहीं तो उस केस में क्या होता है, जब टाइगर सेंसस होता है तो इनका टाइगर सेंसस जो होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पग मार्क्स एंड द फीकल मैटर। ठीक है, तो पग मार्क जैसे अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, हर एक का अपन कहते हैं कि जो ये प्रिंट है, थंब प्रिंट है, वो क्या सबका अलग अलग होता है फिंगरप्रिंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो पग मार्क्स होते हैं तो हर एक टाइगर का जो पग मार्क होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके बेसिस पे काउंटिंग कर सकते हैं। फीकल पैलेट से कैसे करेंगे भाई? फीकल मैटर से कैसे काउंटिंग हो पाएगी, बता सकते हैं आप? फीकल मैटर से कैसे आप काउंटिंग कर पाओगे? ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है ना, उसके अंदर क्या होगा कि रेक्टल एपिथेलियम सेल्स भी आएंगे थोड़े से, है ना? तो उसके बेसिस पे क्या होता है, सबका रेक्टल एपिथेलियल सेल्स डीएनए के बेसिस पे क्या रहेगा, सबका सेपरेट रहेगा, तो उस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो काउंटिंग का तरीका है ये कैसा है? इनडायरेक्ट। कैसा मेथड है ये? इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो अपन ने ये वाला जो पैराग्राफ है ये कवर कर लिया है। मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, ये पूरा आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये देखो 200 कैरेट ग्रास पार्थेनियम हो गया, सिंगल यूज बनियान ट्री, लार्ज कैनोपी, स्टेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास, अमाउंट्स टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान कम्युनिटी। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट उसने बोला है अगेन, अगर आपको इफ यू हैव dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? इसका आंसर मैंने बता दिया है, क्या आएगा? बायोमास। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है अपन ने कवर कर लिया है। फिर उसने बोला है नंबर ऑफ फिश caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी को कंसिडरेशन में लेंगे। और लास्ट आ जाता है टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफन बेस्ड ऑन द पग मार्क्स एंड द फीकल पैलेट्स। ठीक है बच्चे, तो ये वाला पैराग्राफ जो है अपना डन है।
अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट Yes, आते ma'am. हैं अपन पॉपुलेशन ग्रोथ पे। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर सबसे पहली चीज वो बोलता है कि भाई अपन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या पॉपुलेशन का साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है? यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकता है सीधे, ट्रू और फॉल्स। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। उसके अंदर तो चेंज आते हैं, हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी एक जैसी थोड़ी रहेगी, तो इट चेंजेस विद टाइम। और इसको अफेक्ट कौन कौन करता है? इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फूड अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा, प्रेडेशन प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेडेशन प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन साइज क्या होता जाएगा? उस पर्टिकुलर स्पीशीज का कम हो जाएगा, ठीक है। एंड एडवर्स वेदर, वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं। अगर ज्यादा खराब वेदर होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा उसका नेगेटिव। In fact, it is these changes in the population density that gives us some idea of what is happening to the population. अब वो बताता है कि ये चेंजेस जो है हमें क्या आइडिया दे रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। कोई भी रीजन हो, लेकिन हम दिए गए समय में ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट करती है ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। 4 प्रोसेसेस है जो इसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन सी 4 प्रोसेसेस है? 2 ऑफ विच इज नेटालिटी, इमाइग्रेशन। दो तो कौन सी है? नेटालिटी, इमाइग्रेशन। अब पहले आप ये समझ लें, नेटालिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हो रहे हैं, है ना। तो नेटालिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर नीडेड टू द इनिशियल, दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। सपोज बहुत सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज ये आपकी क्लास है, आरएम का बैच है, ठीक है। अब कोई और आरएम के बैच से यहाँ पर स्टूडेंट अगर आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इमाइग्रेशन। क्या कहेंगे? इमाइग्रेशन। अगर इस बैच के बच्चे, इस बैच से, आरएम वाला जो आपका ऑन का बैच है, इससे क्या होता है, कोई स्टूडेंट दूसरे आरएम बैच में शिफ्ट हो गया, बाहर चला गया, तो पॉपुलेशन तो सेम है, सेम स्पीशीज है, मगर वो क्या करा है? बाहर दूसरे वाले बैच में चला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ई माइग्रेशन। क्या कहेंगे? ई माइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन, ई माइग्रेशन समझ आ गया बेटा, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. और एक होता है नोटैलिटी। नेटैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्ड्स, और मोर्टेलिटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ्स, Yes. ठीक है। अब इसमें जो हमें ध्यान रखना है भाई, नेटैलिटी से नंबर बढ़ेगा और इमाइग्रेशन से बढ़ेगा। अगर कोई यहाँ पर बर्थ होगा तो क्या होगा? उससे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, और कोई बाहर से उसी स्पीशीज का मेंबर हमारी पॉपुलेशन में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तब भी इमाइग्रेशन में क्या होगा? पॉपुलेशन का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। यस और नो? और डेथ के केस में और ई माइग्रेशन के केस में नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, डेफिनेशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मोर्टेलिटी क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। Immigration, number of individuals of the same species that have come into habitat from elsewhere. दूसरे उससे क्या हो रहा है? अपने habitat में आ रहा है during the time period under consideration. ये क्या कहलाता है? Immigration. Immigration मतलब आपके बैच से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे is the number of individual of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. तो ये जो 4 इसने दी है प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, और यही किसको अफेक्ट करती है? पॉपुलेशन की साइज को अफेक्ट करती है। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes. है ना। अब इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर इमाइग्रेशन। अब उसने बोला देखो ये वाला तो हो गया अपना पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में देखो इमाइग्रेशन हो रहा है यानी एडिशन हो रहा है, नेटैलिटी हो रही है तो ये तो ऐड कर रही है। तो इन दोनों से यानी नेटैलिटी से और इमाइग्रेशन से क्या होगा? पॉपुलेशन का साइज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। जबकि मोर्टेलिटी क्या करेगी? डेथ होगी, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल रिड्यूस इन द पॉपुलेशन, है ना, तो पॉपुलेशन साइज में कमी आएगी। सेम इज द केस विद द इमाइग्रेशन। क्लियर है बच्चे? अब Yes, एक चीज और ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशंस में पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन अफेक्ट करता है? डेथ रेट एंड बर्थ रेट।
यानी कि नेटैलिटी, नॉर्मल कंडीशंस में कौन अफेक्ट करेगा? नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये वाला रोल कब प्ले करेगा? ये रोल प्ले करता है जब क्या हो रहा है, कोई नया एरिया कॉलोनाइज हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, नए जो मेंबर्स हैं वो आकर वहां पर बसेंगे, उस जगह को इनहैबिट करेंगे, तो उस जगह पर इमाइग्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हम देखें तो नेटैलिटी और मोर्टेलिटी के बेसिस पे ही हम पॉपुलेशन का डेंसिटी को डिटरमाइन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यही वाली चीज देखो इसने यहाँ दे रखी है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन भी दे रखी है, ये आपको ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड। उसने बोला n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। एक दिए गए टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो क्या है, n तो t टाइम पे तो nt हो गई, और टाइम t+1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, t+1। तो अगर हमें किसी दिए गए समय पर डेंसिटी टाइम t+1 पर अगर हमें निकालनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसके लिए क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है, b+nt, जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें डिटरमाइंड है, प्लस b+i दैट इज नेटैलिटी प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम जिस पे पूछी गई है पॉपुलेशन डेंसिटी वो निकाल लेंगे आप। तो यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, आप इस वाले पैराग्राफ में जो दिया है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर ये दिया है कि भाई उसने बोला है कि जो बर्थ रेट यानी नेटैलिटी और एम माइग्रेशन अगर ज्यादा देखने को मिलता है, किसकी तुलना में, इन कंपैरिजन टू दैट एंड ई माइग्रेशन, तो इस केस में क्या होगा, क्या होगा, पॉपुलेशन कैसी पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है या ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना? तो यहाँ पर Yes. ऐसे लिख लेते हैं, ये किसको शो करेगा भाई, ये शो करेगा आपके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को। और अगर मैंने दूसरा केस लिया, अगर क्या हो रहा है, उल्टा है, यानी बर्थ और इमाइग्रेशन कम है डेथ और इमाइग्रेशन के कंपैरिजन में, तो ये कैसी पॉपुलेशन रहेगी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। क्लियर है, यही चीज यहाँ पर बताई गई, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। एक ये जरूर मैं बताना चाहूंगी, ये मैंने अभी जो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं यहाँ पर, है ना। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ्स एंड डेथ्स आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अब उसने बोला नॉर्मल कंडीशन में तो आप यही वाला लोगे, यानी कि नेटैलिटी और मोर्टेलिटी। द अदर टू फैक्टर्स एज्यूमिंग इम्पोर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस। अभी मैंने बताया माइग्रेशन ई माइग्रेशन कब होगा, या तो कॉलोनाइज हो रहा है एरिया या बिल्कुल ही अबंडन होने वाला है। For instance, if a new habitat is just being colonized, immigration contribute more significantly to population growth than the birth rates. अगर कोई एरिया नया कॉलोनाइज होता है तो उस केस में जो है बर्थ रेट से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस रखेगा, इमाइग्रेशन। क्लियर है बच्चे? Yes ma'am. Yes ma'am. चलिए, अब यहाँ हम आते हैं, ये मैं आपको पूरा डायग्राम मतलब उससे समझा देती हूँ। ग्रोथ मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और दूसरी कौन सी ग्रोथ होती है बच्चे, दूसरा यहाँ पर दे रखा है, देखो दूसरा कौन सा दे रखा है, दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। Logist. ठीक है, तो दो टाइप की ग्रोथ है, एक तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी कौन सी है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। अब देखो बच्चे, इसके अंदर क्या होता है कि जब मैं बात कर रही हूँ ग्रोथ मॉडल्स की, तो ग्रोथ मॉडल्स जो हैं वो दो तरीके के हैं। ग्रोथ मॉडल्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये दो तरीके के हैं। इसको अपन थोड़ा इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि यहाँ स्पेस हो जाए। एक तो कौन सा बोला, एक होता है एक्सपोनेंशियल, और दूसरा कौन सा होता है, लॉजिस्टिक। ठीक है,
तो दो तरीके के हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, कहाँ चला गया डायग्राम, ये वाला। एक जो बन रहा है ये वाला जो बन रहा है, ये रेड से जो बना रखा है ए वाला, ये कौन सा है, ये है जे शेप एक्सपोनेंशियल। कौन सा है, जे शेप एक्सपोनेंशियल। और ये जो बी वाला है ये क्या कहलाता है, सिग्मॉइड एस शेप। ठीक है, ये कौन सा है, लॉजिस्टिक। तो पहला वाला जो होगा वो जे शेप है, दूसरा वाला जो होगा वो लॉजिस्टिक है, यानी कि सिग्मॉइड। अब यहाँ पर मैं आपको पहले कंडीशंस बता देती हूँ। देखो, जब एक्सपोनेंशियल कब होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो अपने को कर्व देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है बच्चे, कैसा मिलता है, यहाँ पर मिलेगा जे शेप्ड कर्व। ठीक है, और इधर कौन सा मिलता है, इधर मिलता है अपने को एस शेप्ड कर्व या सिग्मॉइड कर्व। एस शेप्ड या हम ऐसे क्या कह सकते हैं, सिग्मॉइड भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल कब मिलेगा, ज्योमेट्रिक पैटर्न में होती है, यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। ये कब मिलता है, जब रिसोर्सेस क्या है, सारा खेल रिसोर्सेस का है। तो यहाँ रिसोर्सेस क्या है बच्चे, अनलिमिटेड। ठीक है, और इस केस में रिसोर्सेस क्या है बच्चे, लिमिटेड। अब जब रिसोर्सेस क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, तो सीधी सी बात है भाई, कंपटीशन होगा। कंपटीशन लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए होता है, तो यहाँ पर कंपटीशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यस और नो, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर कंपटीशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो होता है एक्सपोनेंशियल वाले के अंदर दो फेजेस मिलते हैं यहाँ पर। तो वो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगी। यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिएगा, इसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, dn/dt इज इक्वल टू Rn। ठीक है, dn/dt डिफरेंशियल इक्वेशन है, dn/dt इज इक्वल टू Rn। तो dn/dt क्या बता रही है, चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। ये क्या बता रही है, दिए गए समय में चेंज इन पॉपुलेशन साइज या चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन टाइम टी। ठीक है, आर क्या बताता है, आर बताता है, आर शो करेगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्मॉल बी माइनस स्मॉल टी। स्मॉल बी क्या है, पर कैपिटा बर्थ रेट। स्मॉल बी क्या है, पर कैपिटा बर्थ रेट। और स्मॉल डी क्या है, दिस इज पर कैपिटा डेथ रेट। ठीक है, अब पर कैपिटा किस हिसाब से लेते हैं, जैसे हमने पॉपुलेशन ले ली 1000 की, तो 1000 में से कितनी बर्थ हुए, उस 1000 जो मेंबर की पॉपुलेशन है उसमें से कितने बर्थ हुए, वो क्या हो गई, पर कैपिटा बर्थ रेट। ठीक है, वैसे ही उसमें कितनी डेथ हुई, तो पर कैपिटा डेथ रेट। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो होगा उसको क्या कहेंगे, पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट। ये क्या वैल्यू आ जाएगी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव पावर कितनी है। देखो, एक तो होता है बच्चे, आप ये समझें कि एक होता है बायोटिक पोटेंशियल, यानी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है ऑर्गेनिज्म की, जब सारी कंडीशंस फेवरेबल है, वो क्या कहलाएगा, बायोटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन हमेशा तो फेवरेबल कंडीशंस रहनी नहीं है। तो एक्चुअल में जो आइडियलिस्टिक वैल्यू होती है जो रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी की ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाती है, आर वैल्यू। बायोटिक पोटेंशियल तो मैक्सिमम वैल्यू है, आर वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू। इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा। और एन क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भी दो टाइप के ग्रोथ मॉडल मिलते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल के अंदर जो कर्व बनता है वो जे शेप बनता है, रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। उसकी इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल टू Rn। dn/dt यानी चेंज इन पॉपुलेशन विद डेंसिटी, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद टाइम t। r क्या हो गया, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है। एंड क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब इस केस में जो आपका इक्वेशन बनती है, इस केस में इक्वेशन बनेगी dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k
इसके अंदर जो बनेगी वो क्या बनेगी, आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ तक तो क्लियर है। मैं इसको अब एक बार आपको ग्राफ से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने बनाया ये ग्राफ, इस साइड पर क्या है बच्चे, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, एक जो अपन ले रहे हैं वो तो कैसा जाएगा, यहाँ पर सीधे अपन ने बोला कैसा है, जे शेप, सीधे गया ऊपर। तो शुरुआत में यहाँ पर क्या देखने को मिला, लैग। शुरुआत में क्या देखने को मिला यहाँ पर, लैग फेज, हाँ या ना। अब आप गाड़ी स्टार्ट करते Yes. हो तो थोड़ा सा स्टार्ट करते एकदम से थोड़ी कि 10-100 की स्पीड पे चल रही गाड़ी, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इनिशियली क्या है, अडेप्ट होने में टाइम लगा, तो लैग फेज। फिर इसके अंदर क्या होती है, तेजी से ग्रोथ होती है, तेजी से होगी, और ये वाला क्या कहलाता है अपना, एक्सपोनेंशियल फेज। क्लियर है, तो ये कौन सा कर्व है अपना, ए वाला। ए यानी कि जे शेप, यानी कि एक्सपोनेंशियल, यानी जब क्या है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है ना, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। अच्छा, यहाँ पर एक वैल्यू आती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं के। Okay. और के किसको डिनोट करता है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, जैसे हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी जो है, उसकी एक धारण क्षमता है। कभी कभी क्या होता है, अपन सुनते हैं उत्तरांचल में क्या आ गया, नेचुरल कैटास्ट्रोफीज आ गए, आपदाएं आ गई, है ना, बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई। ये क्या है, मतलब अपन ये कहते हैं, अपन ने अपनी जो भारत माता है उसको क्या कर रखा है, ओवर एक्सप्लॉइट। तो कभी उनको रौद्र रूप दिखाती है, तो सेम इज द केस है। यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो मैक्सिमम जो इन्वायरमेंट है जो सपोर्ट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपने रिसोर्सेज के साथ, वो क्या है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उसकी धारण क्षमता है। इससे ज्यादा वो नहीं बेयर करेगा, इससे ज्यादा फिर क्या होता है, इन्वायरमेंट अपने रेजिस्टेंट फोर्सेस लगाने लग जाता है। आया समझ में। तो के की वैल्यू दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जे शेप के लिए भी और एस शेप कर्व के लिए भी। ठीक है, तो ये तो मैंने कौन सा बताया है, जे शेप, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सारी लड़ाई रिसोर्सेज के लिए, यहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो शुरुआत में एक लैग आया, फिर तेजी से गाड़ी चली 100 की स्पीड पे। अब 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो क्या है ना, अगर मैंने ब्रेक लगाया, सपोज एकदम से कोई सामने आ गया ट्रक, यानी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एकदम से सामने आ गया, तो उस केस में क्या होगा, आप लगाओगे ब्रेक। अब आपने लगाया ब्रेक तो गाड़ी क्या एकदम से रुक जाएगी, क्या होगा उस केस No. में, क्रैश। यही होता है, क्रैश ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एल्गल ब्लूम है, एक्सपोनेंशियल वाले के अंदर किसका एग्जांपल आता है, इंसेक्ट पॉपुलेशन का। आप देखते हैं बरसात के मौसम में टिड्डे आते हैं, बहुत तेजी से आएंगे, है ना, कुछ समय Yes. के लिए रहते हैं, फिर क्या होता है, अपने आप ही सारे गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिमिट के बाद तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद यहाँ पर भी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस अपना फोर्स तेजी से लगाता है। जब तेजी से लगाता है तो इनकी क्या हो जाती है, मास मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका क्रैश फेज देखने को मिलेगा, जिसमें क्या शो करते हैं, ये मास मोर्टेलिटी। अंडरस्टूड। तो ये लाइन के बाद क्या है, तेजी से ब्रेक लगा, लेकिन जब आप 100 की स्पीड पे और आपने ब्रेक लगाया तो एकदम से तो गाड़ी नहीं रुकेगी, है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर क्या होता है, एकदम से इसमें क्या आ जाता है, हॉल्ट आ जाता है। क्लियर है बच्चे, Yes, ma'am. Yes. है ना। तो ये कौन सा हो गया, इसके लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप फाइंड आउट करोगे वो dn/dt इज इक्वल टू rn वाला केस है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है अपना, वो कौन सी है बेटा, वो वाली है अपनी, दैट इज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो है वो कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या देखने को मिला, यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियली तो इसमें भी क्या देखने को मिलता है, लैग फेज। ठीक है, फिर भाई एक बार अपन ने एक्सेलरेटर दबाया तो क्या हुआ, तेजी से इंक्रीज हुआ। तो ये कौन सा हो गया, एक्सेलरेशन फेज।
ठीक है। फिर क्या होता है कुछ समय बाद, जैसे अगर थोड़ा सा अपन गाड़ी धीरे करते हैं तो यहाँ क्या आया, थोड़ा सा इसकी ग्रोथ में क्या देखने को मिलेगा, डेक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इसकी ग्रोथ में कमी आने लगेगी। और एक स्टेज आ जाएगा जब ये क्या आ जाएगा, स्टेशनरी। तो इसे हम क्या कहते हैं, असिम्प्टोट। क्लियर है? ये कौन सा ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। ठीक है। तो पहले लैग फेज हुआ, तेजी से इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगे तो डेक्सलरेशन होगा, और फिर क्या आ जाएगा, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब होता है, अगर अपन टेक्निकली देखें तो जो दो पॉइंट्स कभी नहीं मिलते उनको हम क्या कहते हैं, असिम्प्टोट। अब आप यहाँ देखो कि कैरिंग कैपेसिटी तो दोनों पे काम करी थी, जे शेप पर भी लगी थी, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड पे थी तो उसको थोड़ा सा रुकने में टाइम लग गया। अब यहाँ आप देखो, जैसे ही, ऐसे बता देती हूँ हाइलाइटर से, जैसे ही ये कहाँ पहुंचा बेटा, देखो ये कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच रही है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जैसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचेगी तो एनवायरमेंट रेजिस्टेंस तेज लगेगा, बिल्कुल मैक्सिमम, है ना, क्योंकि अब वो उसका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, इससे ज्यादा वो बियर नहीं कर सकती है ना, इससे ज्यादा एनवायरमेंट बियर कर ही नहीं सकता है। तो अब क्या होगा कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगा। जब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लगेगा तो कभी भी वो जो है कोशिश यही करेगी कि वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल, उसके ऊपर कर्व जाएगा ही नहीं, उसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी नहीं। जैसे ही वो इंक्रीज होने लगेगी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस तेज लगेगा, वो वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम क्या कह देते हैं, असिम्प्टोट। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम। ठीक है ना बेटा? तो यस। असिम्प्टोट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन यहाँ बनता है, वो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर एक तो असिम्प्टोट पे आया हुआ है क्वेश्चन नीट पे कि भाई असिम्प्टोट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो असिम्प्टोट की अगर मैं बात करूँ तो असिम्प्टोट पे क्या हो गया बच्चे, एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, ठीक। एन की वैल्यू के बराबर हो गई। जब एन की वैल्यू के बराबर हो गई तो इस वाले इक्वेशन में देखो आप, यहाँ पर dn बाई dt और k माइनस एन अपॉन के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं बाद में लिख रही, पहले ये समझा देती हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ इसमें तो बाकी सारी वैल्यूज तो सेम है जो अपन ने कहा था, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पर ये वही शो कर रहा है। आर की वैल्यू वही, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो गया। यहाँ पर जो मैटर करेगा वो है k माइनस एन अपॉन के। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आप किसे कहोगे, इट इज द सम ऑफ all the environmental factors, sum of all the environmental factors that keeps a check on numerical increase in population density. Increase in population density. तो इसकी वैल्यू k माइनस एन अपॉन के कब मैक्सिमम होगा बच्चे, ये मैक्सिमम होगा व्हेन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसके बराबर हो गई है, के बराबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और ये कब होगा, जब असिम्प्टोट आ रहा है ना। मैम। तो इस कंडीशन में dn बाई dt क्या हो जाएगा, 0। dn बाई dt क्या हो जाएगा, n की वैल्यू k के बराबर हो गई है, 0। मैम 0 हो जाएगी। कोई इंक्रीज नहीं होगा, वो वहीं पे रोक देगा उसको।
क्लियर है? मैम इस कंडीशन में तो वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ना, 0 हो गया है ना। 0 ही तो होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा ना, पॉपुलेशन डेंसिटी को वो बढ़ने ही नहीं देगा। मैम के जैसे माइनस एन बाई के की वैल्यू मिनिमम हो गई ना, अब तो यहाँ पर 0 हो जाएगा वो। क्यों? वो मैक्सिमम हुई, ग्रोथ मिनिमम हुई ना। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। वहां पे k माइनस हाँ। एन अपॉन के क्या है, जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगा है पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ, तो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जैसे ही वो पहुंचने लगेगा तो वो फिर क्या करेगा, उसको वापस ले आएगा। तो मैक्सिमम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कब लगेगा, जब k माइनस एन किसके, ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब ये किसके करीब पहुंच गई है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है के वैल्यू के, है ना? मैम वहाँ पर n इक्वल्स टू के रखेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो 0 ही तो बोल रही हूँ मैं। तब वो dn मिनिमम by हुआ, मैक्सिमम कहाँ हुआ। dn by dt इज ग्रुप इक्वल टू आर एन है, k माइनस एन अपॉन के क्या है, मैक्सिमम, k की वैल्यू n के बराबर हो गई, तो क्या हो गया, पूरा वैल्यू k 0 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे। dn मैम by आपने dt भाई ब्रैकेट k में लिखा है। माइनस एन, k n के बराबर हो गया ना बेटा, n और k की वैल्यू सेम हो गई है तो 0 हो गया ना। तो आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो dn by dt 0 ही तो आएगा। मैम वो 0 आएगा, लेकिन इधर आपने मैक्सिमम लिखा है उसको, k माइनस एन बाई के को, तो वहां पर हाँ अगर n इक्वल्स टू के रखेंगे तब तो 0 आएगा ना, 0 तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। अरे मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मेरा मतलब है मैक्सिमम, आप इस फिनोमिना को बोलो। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कब होगा, कब इन्वायरमेंट अपना फुल पोटेंशियल लगा के उसको रोकेगा, जब ये इसको क्रॉस करने लगेगा। ओके समझ मैम। में आया? मतलब यस वैल्यू मैम। से मतलब है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर सारे एक साथ काम कर रहे हैं, तो फुल जो इसका फोर्स होगा वो जब होगा जब यहाँ पर पहुंचेगा ये असिम्प्टोट वाली कंडीशन पे। ठीक है? यस मैम। यस है मैम। ना? ये वाली चीज हो गई, तो ये आपका मैंने पूरा करा दिया है। इसमें क्या बचा है, एक कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन मैं आपको बुक में से ही मार्क करा देती हूँ। तो ये वाली चीज तो मैंने आपको पूरा करा दिया है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ऐड करना है कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ना, मैं इधर लिख देती हूँ इसको। ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है इसको हम क्या कहते हैं, वन बरहल्स्ट पर्ल ग्रोथ इक्वेशन कर्व या ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ये इक्वेशन तो वर्नहल्स्ट पर्ल ग्रोथ इक्वेशन कहलाएगी, और ये कर्व वर्नहल्स्ट पर्ल ग्रोथ कर्व कहलाएगा। और ये जो है ये ज्यादा क्या माना जाता है, रियलिस्टिक, क्योंकि वास्तव में अगर हम देखें एक्चुअल रियलिटी में तो क्या है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड कभी भी नहीं होते, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है बच्चे? यस मैम। तो ये मैंने आपको पूरा इसमें कर दिया है, मैं इसमें से डेफिनेशन मार्क कराना चाह रही थी। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मार्क कर लेना, मैं पूरा मार्क इसमें नहीं कर रही हूँ, जो जो अपन वैसे, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको। ये वैल्यू और याद रख लेना आप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज फॉर द नॉर्वे रैट आर इज 0.015 एंड फॉर द फ्लोर बीटल इज 0.12। ये डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है उसने, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? इसके बाद ये वाली इंटीग्रेटेड इक्वेशन दे रखी है, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस के हिसाब से आपको ये इक्वेशन और इसकी वैल्यूज जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है? और फिर तो क्या था, बाकी अपन कवर कर चुके हैं। एक इसके अंदर आपका कैरिंग कैपेसिटी वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ये इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको पूरी बता दी है। आप इसमें ये ध्यान रख लेना, in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. ठीक है? And this limit as nature's carrying capacity for that species in that habitat. तो carrying capacity क्या है, जो maximum number of individuals which the environment can support, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी carrying capacity। ठीक है? बाकी ये सब बता चुकी हूँ मैं। पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन, डेक्सेलरेशन एंड फाइनली एन असिम्प्टोट। तो कैसा कर्व देखने को मिल रहा है इस केस में, जो अ प्लॉट ऑफ n इन रिलेशन टू टाइम इज रिजल्ट्स इन द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ
रिवर्सल पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है बच्चे? यस मैम। चलिए अब अपन आ जाते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पे। ठीक है, चलिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करें तो सबसे पहले जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका ये वाला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसने बोला है पॉपुलेशन की टेंडेंसी होती है टू इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्विनियन फिटनेस। हमेशा पॉपुलेशन की टेंडेंसी होगी हाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस की तरफ मूव करने की। और ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस किस टर्म में मेजर करते हो? आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या थी? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, राइट। और इस फिटनेस को हम क्या कहते हैं? डार्विनियन फिटनेस, इन विच दे लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। ऑर्गेनिज्म की हमेशा टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट या अडॉप्ट मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पर बोला है, मैं इधर ही बता देती हूँ इसको, थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पैराग्राफ को। मैम किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। किसका? अच्छा, मैंने कहा मेरा माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट रुको। आंध्रू। अरे बेटा माइक म्यूट कर लो अपना। अब देखो, इसने बोला है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, उसने बोला है इसको दो में कैटेगराइज करा जाता है। एक तो होते हैं विच ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, है ना। और एक होते हैं विच ब्रीड मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ। ठीक है, अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एग्जाम्पल इसके अंदर कौन सा दे रखा है? पैसिफिक सैल्मन फिश, पैसिफिक सैल्मन फिश, और दूसरा दे रखा है बैम्बू। ठीक है, इधर अगर हम बात करें तो इधर कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है? इधर दे रखा है मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स। सेकंड उसने बोला, क्या हुआ? తర్వాత క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు क्या हुआ? ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम, और कुछ होंगे जो ब्रीड मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। दूसरा उसने बोला है कि कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का नंबर ज्यादा है लेकिन उनका लाइफ स्पैन कम है, रिड्यूस लाइफ स्पैन। मतलब नंबर में तो ज्यादा है लेकिन उनका कम समय तक जीवित रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें दे रखा है पेलाजिक फिशेस और ऑयस्टर्स। ठीक है, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज आर स्ट्रेटेजिस्ट। स्मॉल आर कहेंगे क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस से रिलेटेड है। आर स्ट्रेटेजिस्ट, आर स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है इनका मेन फोकस है, क्योंकि ये कहाँ मिलेंगे?
अनस्टेबल एनवायरनमेंट में। कैसे एनवायरनमेंट में मिलते हैं ये? अनस्टेबल एनवायरनमेंट में मिलते हैं। और क्योंकि अनस्टेबल एनवायरनमेंट में मिलते हैं तो इनकी कोशिश ये रहती है ज्यादा से ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, ताकि कुछ तो जीवित रहे, कुछ तो सर्वाइवल तो बना रहे उनका, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है, और दूसरा अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, तो इनको हम क्या कहते हैं? आर स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरा जो केस आता है ऑर्गेनिजम्स का, उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स तो है कम, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स तो है कम, तो यहाँ हम लिखेंगे लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का नंबर तो हो गया कम, लेकिन उनका लाइफ स्पैन होता है ज्यादा। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है केस स्ट्रैटेजिस्ट। और ये केस स्ट्रैटेजिस्ट कौन से एनवायरनमेंट में मिलते हैं? स्टेबल एनवायरनमेंट में। कौन से एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे? स्टेबल एनवायरनमेंट, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? मैमल्स और बर्ड्स का ही आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये वाला जो पैराग्राफ दे रखा है ना आपका, ये पूरा इसी का ही एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में ये करा दिया है। तो यहाँ मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म जो है भाई दो में डिवाइड कर दिया। ब्रीड वंस इन द लाइफ टाइम, तो पैसिफिक सैल्मन फिश और बैंबू, और दूसरा है ब्रीड मेनी टाइम्स इन द लाइफ टाइम, तो उसमें आ जाएगा मैमल्स एंड बर्ड्स। फिर ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि लाइफ स्पैन कम है, अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, आर स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। एग्जांपल पेलेजिक फिशेस एंड ऑयस्टर्स। दूसरा ऑर्गेनिज्म जिनका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम है लेकिन लाइफ स्पैन ज्यादा है। लाइफ स्पैन क्या है इनका? ज्यादा है, जैसे कि ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स आ जाएंगे क्योंकि ये स्टेबल एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, और इनको हम क्या कह देते हैं? केस स्ट्रैटेजिस्ट। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की। देखो सीधी सी बात है, उसने बोला है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है, उसने बोला है कि देयर इज नो सच हैबिट, ये फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। हम अगर कोई भी एक स्पीशीज अगर रहेगी तो उसके लिए कोई फीडिंग के लिए भी तो कोई एक स्पीशीज चाहिए, तो अकेली तो रह नहीं सकती। इवन अ प्लांट स्पीशीज विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, अकेला नहीं रह सकता है। इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर अब्जॉर्प्शन। तो ब्रेक डाउन के लिए भी उसको चाहिए ताकि डिकम्पोजिशन हो सके, जो भी उसका ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन एंड एनिमल एजेंट? तो अब विदाउट एन एनिमल एजेंट, क्योंकि पॉलिनेशन और डिस्पर्सल कौन करा रहा है? एनिमल्स। तो एनिमल्स की भी जरूरत है। तो इट इज ऑब्वियस इन नेचर दैट एनिमल्स एंड प्लांट माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, अकेले नहीं रह सकते, बट इंटरैक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और इन ये जो बन रहे हैं जो स्पीशीज है, इनके बीच में क्या देखने को मिलते हैं? अलग अलग तरीके के इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो इंटरैक्शंस यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इसको अगर मैं बताऊं, अगर इसको मैं बताऊं आपको, तो इंटरैक्शंस जो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस को हम इजीली दो में बांट सकते हैं। एक तो हो गए नेगेटिव इंटरैक्शंस, एक तो हो गए नेगेटिव इंटरैक्शंस, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटरैक्शंस। ठीक है। नेगेटिव इंटरैक्शन में क्या आ जाता है बच्चे? इसके अंदर आता है प्रिडेशन, जहां कहीं ना कहीं कोई एक स्पीशीज हार्म हो रही है, जिसको नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान मतलब माइनस, और
फायदा मतलब प्लस, तो एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। दूसरा इसके अंदर आता है, ये अपन सब डिटेल में देखेंगे, दूसरा आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, माइनस माइनस, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप होगा, इसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस, प्रेडेटर को तो फायदा पहुंचेगा, सॉरी पैरासाइट को तो फायदा पहुंचेगा, और जो होस्ट है उसको क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो कौन सा है, दैट इज अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म के अंदर जो रिलेशन होता है वो -0 होता है, यानी कि एक को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो प्लस का मतलब तो क्या है यहाँ पर, प्लस मतलब बेनिफिटेड, माइनस मतलब हो गया हार्म्ड, और 0 मतलब हो गया न्यूट्रल, यानी कि नॉट अफेक्टेड, ठीक है। पॉजिटिव इंटरैक्शंस में क्या आ जाएगा, कमेंसिलिज्म, जहाँ म्यूचुअलिज्म। पर क्या आएगा, +0, 0। एक को फायदा होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से, और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, मतलब जरूरी है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और एक जो आता है वो है प्रोटो कोऑपरेशन, ये भी प्लस प्लस ही रिलेशन है, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, दूसरे को, एक दूसरे को, दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, एसेंशियल नहीं, ठीक है। तो इन्हीं को अपन अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। मैम म्यूचुअलिज्म इस- और प्रोटो कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है। हाँ है ना डिफरेंस, वही तो मैंने बताया, ये वाला जो होता है ना म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। जैसे लाइकन, लाइकन कब बनेगा, एल्गे एंड जब एल्गे और फंजाई दोनों होंगे, अगर अलग हो गए तो कोई एल्गे वेल्गे नहीं, तो कोई लाइकन नहीं है। प्रोटो कॉपरेशन कैसा है, जैसे क्रोकोडाइल मुंह खोल कर आराम से सर्दियों में पड़ा रहता है, चिड़िया आती है उसके दांत में से क्या है, जो खाना फंसा हुआ है वो निकालती है, उसको खाता नहीं है, दोनों को फायदा हो रहा है, चिड़िया को क्या मिल रहा है, खाना, और क्रोकोडाइल को क्या हो रहा है, क्लीनिंग ऑफ द टीथ, आराम से ब्रशिंग हो रही है उसकी, तो ये क्या है, नॉट ऑब्लिगेटरी, क्लियर है। यस मैम। अब इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं, ये मैंने पैराग्राफ ये वाला कंप्लीट करा दिया है, ये जरूर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, ये predation, parasitism and commensalism share a common characteristic, the interacting species live close together, ये आपके स्टेटमेंट में आ सकती है, तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी प्रिडेशन होगा, पैरासिटिज्म होगा, वैसे तो सभी में क्लोज होनी चाहिए स्पीशीज, भाई पास पास होंगे तभी तो इंटरेक्शन हो रहा है, मगर इनके लिए स्पेशली दे रखा है कि भाई प्रिडेशन होगा, पैरासाइट तो होस्ट के अंदर ही रहता है, कमेंसलिज्म के अंदर भी, क्योंकि एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो पास पास होने चाहिए, क्लोजली एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रिडेशन पे, अभी है ना टाइम, ये तो है, हो जाएगा प्रिडेशन। अब देखो प्रिडेशन में ये बहुत लंबा सा पैराग्राफ दे रखा है, तो मैंने इसका क्या है, पॉइंट्स आपको पॉइंट्स में समझाऊंगी ताकि ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रिडेशन होता क्या है, प्रिडेशन किस टाइप का रिलेशनशिप है बच्चे, प्लस माइनस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी जिसको फायदा हो रहा है वो क्या है, प्रिडेटर, जिसको नुकसान हो रहा है, जो उसको खा लेगा उसको वो क्या है, प्रे, ठीक है। ये तो समझ आ गया। प्रेडेटर में, प्रेडेशन में क्या है, प्रेडेटर को फायदा है, प्रे को नुकसान है, तो प्लस माइनस टाइप का रिलेशनशिप है। अब सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे पहले हम वो बोलता है कि यहाँ पर टाइगर और डियर का, अगर हम प्रेडेशन का एग्जांपल देखें तो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है टाइगर और डियर की, है ना, टाइगर डियर को खा रहा है, तो टाइगर क्या है, प्रेडेटर है, और डियर क्या है, प्रे है। लेकिन वो कहता है कि अगर हम स्पैरो को देखें,
स्पैरो चिड़िया जो है वो भी 2 ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है। वो क्या है, जब वो बीज को खा रही है तो भी वो भी प्रेडेटर ही मानी जाएगी, हाँ या ना। जब स्पैरो जो है वो बीज को भी खा सकती है, सीड को भी खा सकती है, इंसेक्ट को भी खा सकती है। तो स्पैरो कैन ऑक्यूपाई 2 ट्रॉफिक लेवल। या अनदर क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, जो स्पैरो है वो क्या कर सकती है, स्पैरो कैन ऑक्यूपाई 2 ट्रॉफिक लेवल्स। 2 ट्रॉफिक लेवल्स ऑक्यूपाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये सीड को भी खा सकती है और इंसेक्ट को भी, राइट। अब उसने बोला जब ये इवन हर्बीवोर्स क्या है, अपन कहते हैं किसको खाते हैं, प्लांट्स को। तो हर्बीवोर्स भी क्या एक तरीके से प्रेडेटर ही हुए। किसके प्रेडेटर हैं, प्लांट्स के। क्लियर है बेटा? तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडेटर ही कहेंगे हर्बीवोर्स को भी, ठीक है। अब वो बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी। कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा है, बिकॉज दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हेल्प कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम क्या कहते हैं भाई, फूड चेन क्या है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। फूड चेन क्या है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। आप किसी को खा रहे हो और आपको कोई खा रहा है, वही तो फूड चेन है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो खा रहा है, तो यहाँ पे एकदम से फूड चेन में क्या होता है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है तो फूड एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो प्रेडेटर प्रे को खा रहा है तो फूड एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर। अब ये जो है ये किसी और को भी खाएगा, सेम इज द केस है। इस प्रेडेटर को कोई और भी, इसका भी प्रेडेटर होगा, तब ये प्रे बन जाएगा। क्लियर? तो किसकी तरह काम करते हैं, दे एक्ट एज द कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड एनर्जी में हेल्प करेंगे। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। अब देखो प्रे पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बड़ा अच्छा सा। तो सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है, वो क्या बताया है, when we think of the predator and prey, most probably it is tiger and deer that readily comes to our mind. But a sparrow eating any seed is no less than a predator. Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, लेकिन broad context में अगर हम देखें तो ये भी क्या है, predator से अलग नहीं है, ये भी predator ही कहलाएंगे। क्लियर है? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो आपका प्रेडेटर है, ये प्रे पॉपुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है उसने बोला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये दे रखा देखो, प्रिकली पियर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती है। एक स्पीशीज जो आती है वो तो कौन सी है, नेटिव या इंडिग्नियस स्पीशीज। नेटिव या इंडिग्नियस स्पीशीज, ये कौन सी स्पीशीज है, दीज आर द लोकल, जो वहां की लोकल स्पीशीज है वो कौन सी है, नेटिव या इंडिग्नियस स्पीशीज। दूसरी आती है एलियन स्पीशीज। एलियन, या मैं इसको क्या कहूंगी, सॉरी, एक्सोटिक स्पीशीज, जो बाहर से इंट्रोड्यूस करी जा रही है, एलियन है उस जगह के लिए। और तीसरी जो आती है वो है एंडेमिक स्पीशीज। एलियन तो मैं अभी बता दूंगी, एलियन बायोडाइवर्सिटी में भी आएगा, एंडेमिक भी बायोडाइवर्सिटी में आएगा, जहां अपन पढ़ेंगे हॉटस्पॉट। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है जो एक दिए गए क्षेत्र में ही मिल रही है, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही, वो क्या कहलाती है, एंडेमिक स्पीशीज। क्लियर है बच्चे? 3 टाइप की स्पीशीज होगी, इंडिग्नियस, एलियन, एंडेमिक। इंडिग्नियस मतलब लोकल, एलियन मतलब बाहर की, एंडेमिक मतलब एक ही जगह पे मिल रही है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया और कहीं नहीं मिल रही। एक याद है मैंने बताया था कीस्टोन स्पीशीज, यस मैम। यस मैम। वो भी ध्यान रखनी है, उस पर क्वेश्चन बनता है कीस्टोन स्पीशीज पे, ठीक है। अब एंडेमिक स्पीसीज बता दीजिए एक हाँ, बार। तो क्या बेटा, एंडेमिक स्पीसीज एक बार फिर बता दीजिए। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है which are restricted to a particular area, they are not found anywhere else। हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट बनाया गया है वो एंडेमिक स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है मेनली, ठीक है। वो मैं वहां भी बताऊंगी आपको बायोडाइवर्सिटी में। तो उसने बोला कि एक कैक्टस था, प्रिकली पियर कैक्टस, इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस करा गया। एलियन स्पीशीज थी, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कर दिया इसको डेजर्ट में। अब इन्होंने देखा भाई डेजर्ट में तो क्या है, क्योंकि इसका तो प्रीडेटर कोई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाहर से आया था,
बाहर से आया था तो प्रेडेटर नहीं था, तो ये तो बहुत तेजी से फैलता गया और बिल्कुल तबाही, इट कॉज्ड हैवॉक, तबाही मचा डाली इसने उस डेजर्ट के अंदर। फिर इसको फाइनली कंट्रोल करने के लिए इसके प्रे को वहां इंट्रोड्यूस करा गया, और इसका प्रे क्या है, एक तरीके का मौत, एक इंसेक्ट है। तब जाके इसकी पॉपुलेशन क्या आई, कंट्रोल में आई, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि जो यही चीज यहाँ पर ये पूरे पैराग्राफ में इसने यही बता रखा है, देखो इसने यहाँ बता रखा है, caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control. Only a cactus-feeding predator from its natural habitat was introduced into the country. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, किसने हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन, कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यही प्रेडेटर वाला कंसेप्ट ही कहाँ लागू होगा, बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट। पढ़ा था अपन ने, जो पेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल कह रहे हैं हम। बायो कंट्रोल में क्या है, इसके प्रेडेटर के थ्रू ही कंट्रोल करा जाएगा, अपन केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं अपन। तो वहां पर भी ये लागू होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। अब अपन इसको, आज अपनी एक और क्लास है शायद शाम को ना, तो उसमें अपन Yes. आज ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। यस मैम। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे, बाय मैम। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। बेटा, बाय बेटा।